तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी उदयपुर में 4th ईयर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और एक भाई का कमेंट आया था कि मुझे जो वीडियो है वो शुरुआत से समझ नहीं आया है, तो और वो ऐसी कोई वीडियो मिली भी नहीं है जिसमें शुरुआत से A to Z कोई पॉइंट बताया गया हो कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। अभी मैं क्या वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। उसके अलावा मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 तारीख को हो गया था, मेरा जो था 17 तारीख को कंप्लीट हो गया था और उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन अब बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको 3 सेट चाहिए होता है, 2 सेट, एक ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी, फिर तीसरा सेट चाहिए कि जो अपने 10th 12th जाति मूल और जितने भी अपने जो डॉक्यूमेंट है पढ़ाई से रिलेटेड उन सभी का जो था ओरिजिनल चाहिए होता है। वो सेट अलग ही रखना अपना, आपको वो देना नहीं है उनको, वो सिर्फ चेकिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 सेट चाहिए, इस सेट की ही फोटोकॉपी इसमें लगने वाली है। ये सेट कैसे तैयार करना है और कहाँ पे लेके जाना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने मंडल पे जाना है। वहाँ पे क्या है कि व्हाइट कलर के जो कागज होते हैं ऐसे चिपके होते हैं, वहाँ पे आपके स्लॉट नंबर लिखे होते हैं, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी डिटेल वहाँ पे होती है। तो आपको बायोमेट्रिक वाला जो पेज है जो वहाँ पे भी मिल जाता है और आप भी लेके जा सकते हैं। उसमें आपका नाम, पापा का नाम, आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके जो स्लॉट नंबर है वो लिखना है। मेरिट नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप मेरिट नंबर लिखना छोड़ सकते हैं। फिर उसको लेके आपको आपकी बायोमेट्रिक करवानी। बायोमेट्रिक करवाने के लिए आपको चाहिए होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, वो जरूरी है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक करवाने जाना, वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन और फोटो लिया जाएगा और आपके बायोमेट्रिक हो जाएगी और वहाँ पे एक जो बायोमेट्रिक की स्लिप होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपका दी जाएगी। वहाँ से आपको क्या होता है कि हॉल के बाहर बिठाया जाता है। जो आज मैं बताता हूँ कि आज मैं गया था तो आज क्या होता है, एसआई का पेपर चल रहा था, जिस वजह से हॉल में नहीं बिठा के हॉल के बाहर ही बिठाया गया था लोगों को और फिर वहाँ से सीधा लेके जा रहे थे डीवी के लिए। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक होती है तो आपको क्या होता है कि स्लिप के नीचे ही रूम नंबर दे दिया जाता है कि इस वाले रूम में जाकर आपको आपका डीवी करवाना है। तो चेकलिस्ट कैसे बढ़नी है तथा सारे डॉक्यूमेंट कैसे जमा कराना है। चेकलिस्ट आपको 2 रखनी है, ठीक है। 2 के अलावा आप 4 भी रख सकते हो ताकि कोई मिस्टेक हो जाए या सामने वाले ने बोल दिया कि ये पहले लगाना है ये बाद में लगाना है, तो उस वजह से अगर आपको कोई मिस्टेक होती है आप दूसरी चेकलिस्ट भर सकते हो। चेकलिस्ट में सबसे पहले हाँ या ना का भरना है कि हाँ मेरे पास ये वाला जो है डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के जारी होने दिनांक लिखनी है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, मेरा एक दोस्त का आज ही मैंने भरवाया है और एक ही बार में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और एक ही बार में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के बाहर आ गया। तो ये वाली जो है उदयपुर में तो ये वाला सिस्टम ही चल रहा है, उसका जो मैं आज ही करवा के आया हूँ। तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट को जमा के ले जा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना, ओरिजिनल वालों को भी, फोटोकॉपी वालों को भी। और ओरिजिनल में जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगा है उसी की कॉपी लगानी है दूसरा फोटोकॉपी में। चेकलिस्ट की बात करें तो अपन, तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपने रेंज लिख दी। अब उसमें क्या होता है कि आपको रेंज वहां से वहां तक बतानी। जैसे कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म चालू करा था, उसके बाद मैंने 2 अटेस्टेशन फॉर्म, उसकी स्क्रूटनी फॉर्म के 100 रुपए की स्लिप थी वो लगा दी मैंने, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड लगा दिया। उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता के चालू हो जाते हैं। जैसे मैंने 10th करके तो 10th, 12th करके तो 12th, और इनमें कोई त्रुटि है तो उनका एफिडेविट इनके साथ ही लगेगा। फिर मेरा मूल निवास लगेगा, फिर मेरा जाति निवास लगेगा। यहाँ तक तो सबके सेम ही रहने वाला, लेकिन फिर जो होते हैं अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप श्रेणी वाला लगाओगे उसके बाद आपको क्या होता है कि विधवा या अन्य परित्यक्तता संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो लगा दो। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे कुछ लोगों के पास 15 नंबर की चेकलिस्ट है, कुछ लोगों के पास 16 नंबर की, तो 16 नंबर में एक चरित्र प्रमाण पत्र वो एक्स्ट्रा है। बाकी जो 15 नंबर वाले हैं जो यहाँ पे 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगा रहा है उसके साथ ही वो जो होता है अपनी अंतिम संस्था का लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वचनबंध लगाना। उसके बाद संविधान, संविधान के बाद अगर आप विवाहित हैं या अविवाहित है तो भी आपको दहेज संबंधी तो घोषणा पत्र लगाना ही पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपका विवाह जो है 2006 से पहले हुआ है तो उसका शपथ पत्र लगा सकते हैं। बाकी 2006 के बाद हुआ है तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही लगाएं। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र वो सबको लगाना ही है। सामान्य घोषणा पत्र वो भी सभी को लगाना। विकल्प पत्र जो होता है, जैसे मैंने तो उदयपुर में गया था, मैंने 3 दोस्तों का और भी करवाया तो उनके भी मैंने विकल्प पत्र लगाया था। वो नॉन टीएसपी से थे तो भी लगाया था और सामने वाले ने भी लिया है, तो आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी बाद में वो बोलेंगे आप जाएंगे लेके आएंगे, फिर उसमें बीच में अटैच करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। नमूना हस्ताक्षर तो आप सभी का उपलब्ध ही होगा। और स्वयं का फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें क्या होता है कि सभी लोग आधार कार्ड यूज करें। आधार कार्ड के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आधार कार्ड की इशू होने की डेट, तो आपको वो डेट भी लिख लेनी है। सबसे लास्ट में आपका आधार कार्ड लग जाएगा। ऐसे करते हुए आपका जो होता है पूरा सेट जम जाएगा और इसी की फोटोकॉपी जो होती है दूसरे सेट में लगेगी। और आपके जो ओरिजिनल जो थे 10th 12th जाति मूल वो आपको अलग ही रखना है, वो उनको नहीं देना है, ठीक है। वो सिर्फ क्रॉस वेरीफाई के लिए चेक करें 10th 12th के, वो तो वापस दे देंगे। बाकी 2 सेट वो लोग जो है वो जमा कर लेंगे। तथा उनके पास खुद के पास सुइया है और धागा है तो वो खुद ही सुइया से छेद करेंगे और धागे से बांध देंगे। आपको फाइल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लेके गया था लेकिन मेरी फाइल जो थी उन्होंने ली नहीं थी। मैंने भी लोगों की देख के फाइलें ली, वापस सेंटर पर आया, फिर फाइलों के अंदर जमाए डॉक्यूमेंट, फिर लेके गया, तो वो मेरे पैसे ऐसे ही बर्बाद हो गए। को पैसा बर्बाद, वो लोग फाइल लेते नहीं है। फिर उस रूम में जाएंगे आप तो क्या होता है टीचर्स बैठे होते हैं, वो 3 से 4 टीचर्स बैठे होते हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट उनको देने होते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के टाइम जो जानकारी दी थी और अभी जो आप डॉक्यूमेंट लेके आए हो वो ओरिजिनल है या नहीं है। अगर उससे मेल खाती है तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे एक्स्ट्रा, और अगर उससे मेल नहीं खाती है तो आपसे एफिडेविट मांगेंगे, ओरिजिनल मांगेंगे। तो ये बहुत सारे चीज़ें होती है, उसकी बात हम बाद में करने वाले, लेकिन एक प्रोसेस जान लेते हैं पहले क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे आप वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है, तो वो आपसे एक फ़ोटो लेंगे, साइन करवाएंगे और कह देंगे कि अब आप जा सकते हो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो उसी टाइम आपको बता देते हैं कि हमें इस डॉक्यूमेंट का एफिडेविट चाहिए होता है। तो वो जो होता है आपको एफिडेविट बनवा के लाना होता है, और एफिडेविट फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा। जिस चीज़ में कमी होती है उस चीज़ को उसी टाइम आपको बता दिया जाता है। और अगर आपके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो 3 दिन के भीतर नहीं बना के ला पाते हो, तो फिर आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। प्रोविजनल की लिस्ट है, वो अभी आई नहीं है, वो अलग से आएगी। उसमें जिन जिन बंदों का नाम आएगा, मतलब जिन जिन लोगों का नाम आएगा, उसके सामने लिखा होगा इस डेट को आपको यहाँ उपस्थित होना है, और आपका जो ये वाला डॉक्यूमेंट है आपको वापस वहाँ पे प्रस्तुत करना है, क्योंकि इस वाले डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई थी। तो घबराना नहीं है, जिसका अभी हो जाता है बढ़िया, और बाकी प्रोविजनल में आता है तो भी आपके पास डॉक्यूमेंट बनाने का पर्याप्त टाइम मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को बनाओ और जमा करवा देना। अब प्रोविजनल में किन किन का नाम आ सकता है वो बात कर लेते हैं। प्रोविजनल में नाम आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नाम में त्रुटि होना, अपने नाम में, पापा के नाम में, या किसी डॉक्यूमेंट में नाम जो है मिसमैच हो रहा है, तो वो प्रोविजनल में ले जाते हैं। फिर जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, मूल निवास में कोई त्रुटि है, या फिर हमने 10th की मार्कशीट नहीं जमा कराई, 12th की नहीं जमा कराई, या फिर हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है जो फॉर्म भरने के बाद का और उसके साथ एफिडेविट नहीं लगाया, तो क्या होता है कि उसके लिए भी आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है। उसके अलावा आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और उसके अलावा आपके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए भी आपको क्या होता है प्रोविजनल में डाला जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल में डालने टाइम आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। अभी क्या चल रहा है 4th ग्रेड के रिजल्ट को लेकर, उस पर बात कर लेते हैं। तो 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है, अभी जैसा कि आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, उसमें ये बताया गया कि अभी जो पीएच कैंडिडेट है उनका डीवी जो होता है वो तो सबसे पहले हो गया था, सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो हर मंडल पर अलग अलग हो रहा है। अभी कुछ मंडल पर चल गया 23 तारीख से, लेकिन कुछ मंडल पर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो डीवी जो पीएच कैंडिडेट है उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में एलिजिबल किया गया है, उन सभी का जो है अभी तो वापस रिवेरिफिकेशन होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि अभी अजमेर मंडल की बात की गई थी, तो उसमें लगभग 1900 के आसपास कैंडिडेट थे, और वो बता रहे थे कि उनके अस्पताल में जो प्रतिदिन 15 से 20 कैंडिडेट का ही डीवी हो सकता है। तो इस वजह से इसमें 3 से 6 महीने का टाइम बताया था कि 3 से 6 महीने लग जाएंगे डीवी होने में। 3 से 6 महीने में डीवी होगा, फिर उनका वापस प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फिर प्रोविजनल लिस्ट में जो जो भी आएंगे उनको वापस टाइम दिया जाएगा, उसके बाद जो होता है फाइनल लिस्ट आएगी। तो ऐसे करके 3 से 6 महीने का समय लग जाएगा फाइनल रिजल्ट आने में। फाइनल रिजल्ट के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अभी आप ये मान के चले कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने हैं, तब तक आप अपने कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो बनवा लें। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही से अरेंज करें और फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ। क्योंकि वीडियो में आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके फिर नीचे बैठते हैं, इधर बैठे हैं इधर भाग रहे हैं, तो वो क्या होता है कि फिर आप तनाव में आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को घर पे ही एक बार अरेंज कर लें, फिर अपने सेंटर पे जाएं। वहाँ पे आपको अगर कोई कमी लगती है तो वहाँ पे भी आप वापस उनको खोल के उनमें कोई ना कोई संशोधन कर ही सकते हैं। आपका और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो इस रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर देना।